कैसे हो बहुत अच्छी सर। बच्चों? क्या आप जानते हैं कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? नहीं सर। आज हम कक्षा 8 का बहुत ही रोमांचक अध्याय दहन और ज्वाला पढ़ेंगे। पाठ के मुख्य उद्देश्य: नंबर 1, पदार्थों का वर्गीकरण। नंबर 2, दहन के प्रकार। नंबर 3, दहन के लिए आवश्यक शर्तें। नंबर 4, दहन के दौरान आवश्यक सावधानियां। आपको चित्रों में दहन के प्रकार दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1, आपको अगरबत्ती दिख रही है, सिर्फ दहन हो रहा है। नंबर 2, मोमबत्ती, ज्वाला उत्पन्न हो रही है। और नंबर 3, मैग्नीशियम रिबन, दहन भी हो रहा है और ज्वाला भी उत्पन्न हो रही है। एक आदर्श ईंधन कैसा होता है? नंबर 1, ऐसा ईंधन जो सस्ता हो। नंबर 2, ऐसा ईंधन जो आसानी से उपलब्ध हो। नंबर 3, जिसका भंडारण व परिवहन आसान हो। नंबर 4, जिसके जलने से कम हानिकारक पदार्थ पैदा होते हों। और नंबर 5, जिसका उष्णमान उच्च हो। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 6 यानी दहन और ज्वाला, इस पाठ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस पाठ पर चर्चा करने से पहले हम ईंधन, क्या आपके घरों में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है, उसका नाम बता सकते हो आप? क्या आप के चारों तरफ जो पदार्थ हैं जो आपको दिखते हैं सभी जलते हैं? तो हम पदार्थों की 2 श्रेणियां बना सकते हैं। पदार्थ हैं वो क्या हो सकते हैं? नंबर 1, दाह्य पदार्थ। दाह्य पदार्थ और दूसरा क्या होता है? अदाह्य पदार्थ। अदाह्य पदार्थ, दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ। अदाह्य पदार्थों में हमारा पत्थर जो नहीं जलता पत्थर है। और क्या नाम बता सकते हो आप? कौन सा अदाह्य पदार्थ है? लोहा। अब हमारा आता है दाह्य पदार्थ पर। दाह्य पदार्थ है वो ईंधन भी बोलते हैं इनको। जो पदार्थ वायु में जलता है वह दाह्य पदार्थ या ईंधन कहलाता है। यानी ईंधन कितने प्रकार के होते हैं? यानी दाह्य पदार्थ, इसको क्या कह सकते हैं हम? ईंधन। क्या कहते हैं? ईंधन। यह आपका 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन कौन सी होती है? ये ठोस अवस्था, ठोस। दूसरा द्रव। और तीसरा गैस, गैसीय अवस्था। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये लकड़ियां हैं, ये दाह्य पदार्थ या ईंधन का ठोस रूप है। क्या है? पहला एक ठोस रूप में लिखा लकड़ी। क्या आप और भी बता सकते हो कोई? बहुत सारे हैं। तो कोयला, ये भी क्या है? दाह्य ठोस पदार्थ का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त आप 2-4 नाम और भी याद कर सकते हो। आगे दूसरा नाम है, जो दूसरी अवस्था है दाह्य पदार्थ की, वो क्या है? द्रव अवस्था। द्रव में आपका आता है जो तरल में, जिस तरह मिट्टी का तेल। और क्या हो सकता है? डीजल। और क्या हो सकता है? जिस तरह मेरे हाथ में आप देख रहे हो कि इस पे लिखा हुआ है डीजल। यह क्या है? ईंधन का द्रव रूप है।
पेट्रोल। ये सभी ईंधन के क्या है, द्रव रूप है। और तीसरा है गैस, जिसमें हम घरों में यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG, इसको बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। ये तीसरा दाह्य पदार्थ है, गैसीय अवस्था। उसको मैंने आपको सिलेंडर को देखो जिस तरह लिख रखा है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसकी फुल फॉर्म होती है इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं इसको द्रवित पेट्रोलियम गैस। दहन क्या है? दहन हम ये पढ़ने जा रहे हैं, दहन। तो दहन रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊष्मा देता है। तो हम उस पदार्थ का दहन कहते हैं। हम एक एक्टिविटी के माध्यम से कर रहे हैं, दहन और ज्वाला में अंतर समझ रहे हैं। अब देखिए, मोमबत्ती से ये आपकी जो घरों में अगरबत्ती का प्रयोग होता है वो जला रहा हूँ मैं, इससे हम दहन को समझेंगे। देखिए, अब दहन और ज्वाला दोनों उत्पन्न हो रहे हैं इसके अंदर। जो आपकी अगरबत्ती आपको दिख रही है, ये मैंने जलाई है। थोड़ी देर में हम देखेंगे कि अब देखो कि सिर्फ अब इसमें आप देख रहे हो कि इस अगरबत्ती में सिर्फ दहन हो रहा है। कई पदार्थों में दहन और ज्वाला इकट्ठे होते हैं। जिस तरह आपको मैं मैग्नीशियम रिबन अब जला के दिखा रहा हूँ। मैग्नीशियम रिबन है, जल रहा है आपका, तो इसको सावधानी पूर्वक करना होता है आपको। इसमें देखो दहन और ज्वाला दोनों ही उत्पन्न हो रहे हैं। बच्चों, जिस तरह दहन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है? नंबर एक तो है वायु। नंबर 2 है आपका, क्या आएगा बताएंगे आप? ज्वलन ताप। और नंबर 3 क्या होता है आपका? ईंधन। जिस तरह हम गाड़ी चलाने से पहले उसके ब्रेक है, एक्सीलेटर है, उनका सबका ज्ञान होना में ज़रूरी है। इसी तरह दहन को सीखने से पहले हम दहन को कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है हम वायु, क्योंकि अगर किसी बिल्डिंग या इमारत में आग लग जाती है तो सबसे पहले क्या है, वो पूरी इमारत है वो ईंधन का रूप होती है। ईंधन को तो हम कम कर नहीं सकते, ईंधन तो पूरी इमारत है वो ईंधन का रूप ले लेती है। तो हम क्या है, वायु या ज्वलन ताप, इन दोनों की मदद से हम क्या करते हैं, उस जो है दहन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं वायु के बारे में सिखा रहा हूँ आपको। वायु की सहायता से किस तरह हम ईंधन को है कंट्रोल कर सकते हैं या जलना बंद कर सकते हैं, उसका देखिए। अब क्रियाकलाप कर रहे हैं हम एक। अब आप देख रहे हैं मैं एक मोमबत्ती जला रहा हूँ।
देखिए मोमबत्ती जलने लगी है। अब इस पे हवा का क्या हो रहा है, हवा सप्लाई हो रही है। मैं क्या करूँगा, इस मोमबत्ती को, इस गिलास को इसके ऊपर उल्टा रख दूँगा। देखो जब तक ये मोमबत्ती को अब हवा नहीं मिली तो ये मोमबत्ती क्या बुझ गई है। यानी हम दहन को क्या है, दहन के लिए आवश्यक क्या है, वायु, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जिस तरह अभी आपने देखा था कि इसमें क्या था, मोम एक कार्बनिक पदार्थ था जो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा पैदा कर रहा था, प्रकाश उत्पन्न कर रहा था, ज्वाला उत्पन्न कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने ऑक्सीजन की सप्लाई रोकी तो ये क्या हो गया, बुझ गया। इस प्रकार वायु को अवरुद्ध करने से किसी आदमी के आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको कंबल में लपेट लेते हैं, गिले कंबल में, ताकि वायु क्या है, उसकी चारों तरफ वायु की सप्लाई है वो अवरुद्ध हो जाती है और वो आदमी है आग से बच जाता है। इसी तरह किसी सिलेंडर में आग लग जाती है तो उसको सलाह दी जाती है कि वो उस पर गिल्ली बोरी है करके, जो बोरियां जैसा आती हैं वो डाल दें तो उससे क्या है, आग बुझ सकती है। तो ये वायु जिस तरह आपका अभी बताया था, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ऊष्मा यानी हीट और प्रकाश उत्पन्न होता है। ये मैग्नीशियम रिबन था, प्लस ऑक्सीजन से क्रिया की उसने, क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस प्रकाश, ऊष्मा और प्रकाश पैदा हुआ। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश, यही मैंने सिंबॉलिक रूप में ऊपर लिखा है। मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, ऑक्सीजन का O2 और क्रिया करके, ये तीर का निशान इसको बोलते हैं, क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। इसके बाद में हमने वायु के बारे में चर्चा की। इसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है वह ज्वलन ताप। न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना आरंभ कर देता है, वह ताप उसका क्या कहलाता है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप कर रहे हैं। अब इस क्रियाकलाप को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 कागज़ ले लेंगे। ये देखिए, इसको मैंने क्या किया है, फोल्ड किया इस तरह। इसको एक फोल्ड और बार कर देंगे इस तरह। ध्यान से देख लीजिए, इस कोने को इस कोने से मिला दीजिए, देख लीजिए। और अब इसका 3 सिरे एक साइड में रख लीजिए और एक सिरा एक साइड में रख लीजिए। अब हम एक दूसरा कप बना रहे हैं। दूसरा कप भी इस तरह कागज़ लिया मैंने, उसको इस तरह एक बार फोल्ड करके इसको ऐसे किया और दूसरी बार इसको ऐसे मिलाकर फोल्ड कर लेंगे। अब हम जो एक कागज़ में हम पानी डाल लेंगे और दूसरे को बिना पानी डाले हुए रखेंगे। हम मोमबत्ती को जला रहे हैं। पहले मैंने
एक कागज़ को आपके सामने सीधा गरम कर रहा हूँ, सीधा बिना पानी के। ये देखिए थोड़ी देर में आग पकड़ लेता है यह कागज़, ये देख लीजिए, यानी ये ज्वलन ताप तक पहुँच गया है। अब मैं दूसरी कीप मैंने बनाई थी, आपको बताई थी, उसमें मैं जल डाल रहा हूँ पहले वाटर बॉटल की मदद से। देखिए ये आपका वाटर बॉटल है, इसमें पानी डाल रहा हूँ। अब देखिए मैं इसको गर्म करने जा रहा हूँ मोमबत्ती पे, और मैं इसका थर्मामीटर की सहायता से टेम्परेचर भी नोट करूँगा साथ में कि तापमान पे कोई प्रभाव पड़ रहा है कि। जैसे जैसे पानी गर्म होगा, इसका टेम्परेचर है जो थर्मामीटर का, रूम थर्मामीटर है ये, इसका जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। और अब ये देखिए मैं देख रहा हूँ इसका टेम्परेचर हो गया आपका 45 डिग्री सेल्सियस हो गया इसका तापमान। के माध्यम से हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जब तक हम किसी पदार्थ को उसके ज्वलन ताप पर तक नहीं पहुँचने देंगे, तब तक हम क्या है उस वस्तु को जला नहीं सकते। इसी का प्रयोग करते हुए जब कहीं जंगलों में आग लग जाती है तो हम क्या है उसमें पानी का छिड़काव करते हैं। तरह के यंत्र जहाँ बिजली के यंत्र लगे होते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर हम अग्निशमन यंत्र जो आपके विद्यालय में लगे होते हैं आपने देखे होंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, जो क्या होती है, जो पदार्थ जल रहा है उसके चारों तरफ अपना आवरण बना लेती है, और उससे क्या है वो पदार्थ को हवा की या ऑक्सीजन की सप्लाई है वो रुक जाती है और वो पदार्थ क्या है जलना बंद कर देता है। इसके साथ साथ अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने वाले रसायन सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग भी जंगलों की आग बुझाने में किया जाता है। ये देखिए आप इसमें देख रहे हैं चालन विधि, ये धुआं देखिए, ये आप घर में अपने प्रयोग कर सकते हो। एक मोमबत्ती, एक माचिस की सहायता से जला लीजिए और ये बक्सा बना लीजिए इस तरह। और ये चालन विधि से देखो ये धुआं है, ये दूसरे इसमें मैंने क्या किया, एक बक्सा है, एक मोमबत्ती है जो गत्ते का बक्स है, आप देख सकते हो, आप गत्ते का डिब्बा कह सकते हो उसको, गत्ते का डिब्बा है ये लिया है मैंने, और एक मोमबत्ती जलाई है इसके अंदर। और अब ये धुआं देखो, चालन विधि क्या होती है कि एक साइड की हवा गर्म होकर मोमबत्ती के ऊपर से डिब्बे में से बाहर निकल रही है, तो दूसरी साइड में जो मैंने अगरबत्ती लगाई है, ये अगरबत्ती आप देख रहे हो कि ये धुआं है, इसको चालन विधि कहते हैं। कि जो मोमबत्ती के ऊपर की हवा थी वो गर्म होके ऊपर उठ रही है और उसका स्थान लेने के लिए मैंने दूसरी साइड से अगरबत्ती लगाई है। इसका धुआं देखो ये चिमनी की सहायता से अंदर जा रहा है, लेकिन ये नीचे अंदर की तरफ जा रहा है, ये दर्शाता है चालन विधि को, यानी इसमें उष्मा है, उष्मा का स्थानांतरण कण है, वो उष्मा को लेकर ऊपर उठते हैं। और इसी विधि से जो है, इस ऊपर उठने की विधि से आपकी आंधी है गर्मियों में चलती है, हवा का बहना और बरसात होना भी इस चालन विधि का परिणाम है। आइए, माचिस भी हमें ज्वलन ताप तक पहुंचने के लिए एक माध्यम है। तो माचिस का इतिहास पढ़ते हैं। पहले माचिस है 5000 वर्ष पूर्व है, प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ के छोटे छोटे टुकड़ों का प्रयोग माचिस के रूप में होता था। यानी आग जलाने के लिए क्या करते थे मिस्र के लोग, आज से 5000 वर्ष पूर्व गंधक के जो है गंधक और चीड़ को के टुकड़ों को, छोटे छोटे टुकड़ों को गंधक में डुबो लेते थे और फिर उनसे क्या है आग जलाते थे। आधुनिक माचिस का विकास 200 वर्ष पूर्व हुआ था। इसमें क्या था,
एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, सफ़ेद फास्फोरस, और क्या था, सफ़ेद फास्फोरस, गोंद जमा स्टार्च, मिलकर किया या मिलाकर किया गया। लेकिन यह सफ़ेद फास्फोरस है, ये क्या होता है, विषैला होता है, और जो प्रयोग करते हैं फैक्ट्रियों में जो काम करने वाले लोग थे उनके लिए नुकसानदायक था, और जो घरों में प्रयोग करते हैं उसके लिए भी ये माचिस नुकसानदेह थी। तो इसको अब हटा दिया गया सफ़ेद फास्फोरस को। तो अब जो माचिस की तिलियाँ जो बनती है वो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड से बनती है। इसके अंदर जो आपकी माचिस की तिल्ली है, देखो ये होता है, इसके अंदर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है और पोटेशियम क्लोराइड होता है इस टिप के अंदर, देखिए आप। और यहाँ पर आपका लाल फास्फोरस लगाया जाता है और साथ में कांच जो होता है वो लगा होता है। तो जैसे ही हम इसको रगड़ते हैं, घर्षण के कारण आपका जो ये लाल फास्फोरस है ये सफ़ेद में परिवर्तित हो जाता है और जल उठता है, जो पोटेशियम क्लोराइड को जलाता है। और पोटेशियम क्लोराइड है वो जल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को क्या है, अब उसके ज्वलन ताप तक पहुंचा देता है, जिससे क्या है, माचिस की तिल्ली है वो जलना आरंभ कर देती है। जैसे तो ये सबसे पहले क्या हुआ, घर्षण हुआ तो ये यहाँ पर कौन सा फास्फोरस था, लाल फास्फोरस, वह क्या है, किस में बदल गया, घर्षण कर उष्मा मिली, उष्मा कारण वो किस में बदल गया, सफ़ेद फास्फोरस में। सफ़ेद फास्फोरस ने क्या है, जलना आरंभ हुआ तो उसने पोटेशियम क्लोराइड को जलाना शुरू किया, और पोटेशियम क्लोराइड है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को उसके ज्वलन ताप तक ले जाता है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल लेने जाते हो तो वहाँ पर माचिस का प्रयोग है वो मना होता है, मोबाइल का प्रयोग मना होता है, और उसके जो पेट्रोल पंप के ऊपर लिखा होता है कि इनफ्लेमेबल मटेरियल या ज्वलनशील पदार्थ। तो ये ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं, ज्वलनशील पदार्थ है, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं, गाड़ियों के पीछे लिखा होता है, जो पेट्रोल डीजल ले जाती है उनके पीछे ये लिखा इनफ्लेमेबल, हाईली इनफ्लेमेबल मटेरियल। तो इसका मतलब होता है कि ये जो पदार्थ है वो बहुत जल्दी आग पकड़ता है, और हमें मोबाइल है उसका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए इस एरिया के अंदर जहाँ पर ये जो पेट्रोल डीजल के पेट्रोल पंप या गैस हैं जहाँ मिलती है वहाँ भी, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत अधिक ज्वलनशील पदार्थ होते हैं और थोड़े से ताप पे ये जल उठते हैं। तो अब हम करते हैं दहन के प्रकार। दहन के प्रकार, दहन 3 प्रकार का है। नंबर 1 तीव्र दहन, तीव्र दहन जिस तरह अभी आप गैस बर्नर एलपीजी जलाते हो घर में, पेट्रोल जलाते हो, डीजल जलाते हो, तो ये क्या करते हैं, तेज़ी से जलते हैं, उसको क्या कहते हैं, तीव्र दहन बोलते हैं। एक होता है स्वतः दहन,
अपने स्वतः माने अपने आप जलना। इसमें आपको देखो सोडियम धातु है, वो जिस तरह मेरी आप पिछली वीडियो में देखा है आपने कि सोडियम को पानी में डालते हैं तो पानी में जल्दी धमाके के साथ जलती है, अपने आप जलती है। इस तरह फास्फोरस है, इसको पानी के अंदर रखा जाता है, नहीं तो ये भी क्या है वायु में जल उठता है। इसको बोलते हैं स्वतः दहन, जो रूम टेम्परेचर यानी कक्ष ताप पर जो अपने आप जलना आरंभ कर देती है जो वस्तु, वो स्वतः दहन बोलते हैं। और तीसरे प्रकार का दहन आता है, वो होता है विस्फोट। विस्फोट का प्रयोग है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को गिराने के लिए किया जाता है। बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनमें हमें जो सुरंगें वगैरह खोदनी है तो डायनेमाइट का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह आप घरों में दिवाली है उस पर या त्योहारों पर पटाखे जलाते हो तो वह पटाखे हैं विस्फोट की श्रेणी में आते हैं। तो अब तिरोदहन, स्वतः दहन और विस्फोट, ये तीन आपके दहन हैं। ये मोमबत्ती ज्वाला उत्पन्न करती है, अगरबत्ती और कोयला ज्वाला उत्पन्न नहीं करते। उसका कारण क्या है देखिए, मोमबत्ती में जब हम मोम को जलाएंगे देखिए तो ये देखिए मोम है पिघलता है, पिघल कर जो वस्तु ठोस से द्रव अवस्था में आती है वह ज्वाला उत्पन्न करेगी। देखिए इसमें आपको देख रहा है, आपको जो चमक रहा है मोम, ये देखो निकल के बाहर आया हुआ मोम दिख रहा है आपको, ये मोम आपको इधर इधर दिख रहा है। जबकि अगरबत्ती में कोई तरल पदार्थ नहीं बनता है, बनता सीधा आपको देख रहे हो आप, सीधा ये जलने के बाद अगरबत्ती है वो सीधी की सीधी आपको क्या करेगी, ठोस अवस्था में ही जलती रहेगी। ये देखिए ठोस अवस्था में जल रही है। या इसी तरह कोयला भी ले सकते हो आप, एक तो लकड़ी है, कोयला है, ये ठोस अवस्था में रहते हैं और ये क्या है तरल अवस्था में आती है पहले ठोस से, और फिर क्या है इसके कारण तरल अवस्था में आने के कारण इसमें क्या है ये ज्वाला उत्पन्न कर रही है, जबकि अगरबत्ती और कोयला ज्वाला उत्पन्न नहीं करते। अब हम मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न भागों का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये एक मोमबत्ती है देखिए, और इसके ऊपर ये आपके एक विक है, यानी ये क्या है धागा है। ये जो आपका इसका आंतरिक भाग है, तीन इसके मंडल होते हैं, आंतरिक मंडल, मध्य मंडल। पहले वाला आंतरिक मंडल है, ये मध्य मंडल है और ये बाह्य मंडल है। इसको क्या बोलेंगे, आंतरिक मंडल। ये क्या होगा, जो ये हिस्सा है इस हिस्से को क्या कहेंगे, ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहेंगे, मध्य मंडल। और ये क्या कहलाता है, बाह्य मंडल। ये भाग है सबसे गर्म भाग होता है, इसको सुनार है, इसी का प्रयोग करते हुए सोने को गलाने का काम करते हैं। ये सबसे गर्म भाग होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसको पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है, पूरी हवा इसके चारों तरफ होती है। इसमें उससे कम ऑक्सीजन मिलती है, इससे थोड़ा कम गर्म होता है। ये सबसे कम गर्म होता है, सबसे कम गर्म। सबसे कम गर्म, और इसको लिखूँ मैं कम गर्म, और सबसे अधिक गर्म। इसका प्रयोग सुनार है वो कैसे करते हैं देखिए। ये एक मैंने मोमबत्ती ले ली है, मैं इस मोमबत्ती को जला रहा हूँ। ये देखिए जो सुनार लोग हैं वो बाहर वाली साइड में जो बाह्य मंडल है उसमें ऐसे फूंक मारते हैं, और आपको क्या करते हैं वो, ये देखिए जो नीला भाग जो जल रहा है बाहर की तरफ, ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है यहीं से। वो ऐसे जो आपका है सोने को गलाने का काम कहाँ से करते हैं,
ऐसे जलाते हैं। अब आप मध्य मंडल है वो उसमें और आंतरिक मंडल में जो है बिना जले हुए कण रह जाते हैं, जिसको हम आप ये देखिए इस स्लाइड का प्रयोग करते हुए हम ये स्लाइड है बिल्कुल काले रंग की हो जाएगी। ये देखिए आपकी, इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि बिना जले कण हैं वो क्या रह जाते हैं, इसके मोमबत्ती के बीच वाले भाग में रह जाते हैं। इसका प्रयोग करते हुए हम यहाँ से अगर इसके बीच में डाल के यहाँ दूसरी साइड अगर जलाएंगे ना तो आग है वो जलना आरंभ हो जाती है। क्यों हम एक प्रयोग कर रहे हैं, मोमबत्ती के मध्य भाग में कांच की नली का एक सिरा लगाकर दूसरे सिरे पर जलती हुई माचिस की तिल्ली लाने पर पाइप का दूसरा सिरा जल उठता है। यह कार्बन के बिना जले या अधजले कणों को सूचित करता है। आवश्यक परिस्थितियाँ, पहली मैंने बताया था कि पहली परिस्थिति क्या होती है कि वायु है दहन के लिए आवश्यक है। उसके बाद दूसरा बताया था ज्वलन ताप। ज्वलन ताप वो ताप आता है, न्यूनतम ताप होता है जिस पर पहुंचने से कोई वस्तु जल उठती है। इस कागज़ के कप में हमने पानी गर्म करके दिखाया था कि ज्वलन ताप पर जब तक नहीं पहुंचेगी कोई वस्तु, ईंधन है, वो जलना नहीं प्राप्त करेगा। तीसरी दहन के लिए आवश्यक था ईंधन। ईंधन में ऊष्मीय मान है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि एक आदर्श ईंधन के कई गुण होते हैं। पहला गुण ये होता है कि वह क्या होता है, आसानी से क्या है ट्रांसपोर्ट जिसका किया जा सकते, यानी ले जाया और लाया जा सके। दूसरा गुण होता है आसानी से उपलब्ध होना, उसकी कीमत कम होना। तो ऊष्मीय मान भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऊष्मीय मान क्या होता है, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। यानी अब एक बात और ध्यान में रखनी है आपको, ज्वलन ताप और ऊष्मीय मान में कंफ्यूज नहीं होना है। ज्वलन ताप तो किसी पदार्थ जिस ताप पर जलना आरंभ कर देता है उसको ज्वलन ताप कहते हैं। ये हो सकता है 20, 30, 40, 50 डिग्री टेम्परेचर होता है। ऊष्मीय मान है किसी ईंधन के 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम की मात्रा ले लेते हैं। मान लो हम लकड़ी ले लेंगे, गैस ले लेंगे या तेल ले लेंगे, तो सभी क्या बराबर मात्रा में ऊर्जा देंगे? नहीं। देखिए जिस तरह कोयला है आपका, कोयला 1 किलोग्राम जलकर हमें कितनी ऊर्जा देता है? देखिए 25,000 से 33,000 किलो जूल पर किलोग्राम ऊर्जा देता है। अब इसके बाद में आपका आता है द्रव। ये तो ठोस में लकड़ी है, लकड़ी भी आ सकती है ठोस में, आपका उपले भी आ सकते हैं। इसके बाद में आपका आता है द्रव। द्रव में क्या है आपका, जो पेट्रोल और डीजल होता है, पेट्रोल डीजल, ये आपको 45,000 किलो जूल एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है पर किलोग्राम जलकर। और आपकी सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस या एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये जलकर आपको कितनी ऊर्जा देती है? देखिए 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम ऊर्जा देता है। लेकिन सबसे हाईएस्ट जो ऊर्जा देती है वो हाइड्रोजन देती है गैस में। ये गैस है आपकी, और गैस में आपकी सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन 1.5 लाख किलो जूल पर किलोग्राम ऊर्जा देता है, यानी हाईएस्ट, उच्चतम। अब इस सारणी से देख के हमें पता लग रहा है कि ठोसों से द्रव ज़्यादा ऊर्जा देते हैं और द्रव से गैस है वो अधिक ऊर्जा देती है। इसलिए आजकल घरों में जो है एलपीजी है उसका प्रयोग ज़्यादा होता है चूल्हे की बजाय, क्योंकि ये एक तो इसका परिवहन आसान है, भंडारण आसान है, क्योंकि एक सिलेंडर थोड़ी सी जगह में आ जाता है।